जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा, पॉलिटी का निचोड़, यानी हम लूसेंट की जो पॉलिटी है उसका पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं। ये वीडियो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले ये वीडियो देख लेंगे तो अगर पॉलिटी के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से कम 10 से 12 प्रश्न इस वीडियो के अंदर से होंगे। उसमें इस तरीके का कंटेंट तैयार किया गया है। ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पहले से था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इसे अपडेटेड कर देना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना चाहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पूरा जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है टारगेट गुरुकुल की। जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है हमारा, वो नागरिकों को किसकी समानता देता है? तो अवसर और प्रतिष्ठा, यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान की जब आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि हम लोगों को यानी कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल ही रेस्पेक्ट मिलेगी, यानी इक्वल वर्क इक्वल पे वाला भी आप पढ़े होंगे। तो ये दूसरा प्रश्न देखिए। बात करें जी प्रस्तावना का शब्द, तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। जो प्रीएम्बल है वो 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश की जाती है, और इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या नाम होता है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उस समय इसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है 13 दिसंबर में। बाद में इसका नाम को बदल दिया जाता है, मॉडिफाइड कर दिया जाता है, और इसका नाम रख दिया जाता है प्रीएम्बल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, यानी कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीफेस है उसमें पता चल जाता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ पाएँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीएम्बल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें आप लोगों को शायद समझ में आ गई होंगी। एक ही बार प्रीएम्बल में संशोधन हुआ है, यानी कि एक ही बार अमेंड किया गया है प्रीएम्बल को, वो है डेट 42 से संविधान संशोधन 1976 में। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुई है और कौन सी किस अमेंडमेंट के तहत हुई है। तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976। 3 शब्दों को जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो ये सारी बात होती है प्रीएम्बल के बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो जो कमेंट बॉक्स नीचे दिख रहा है उसमें आप कमेंट करके बता देंगे। आपसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना, वो किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रीएम्बल है उसको सोल हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही उत्तर है, अगर प्रस्तावना की बात करें यानी प्रीएम्बल की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। आप सर ऐसे क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, किसी और ने भी कहा? हाँ, बात को ध्यान से सुनेंगे। जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल जो 32 है आपका, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं, उसको डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे, और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रेट जारी करवा सकते हैं। 5 प्रकार की रेट होती हैं। रेटों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है रेट वाला, तो वीडियो 5 या 6 मिनट का वीडियो ज़रूर देख लें। एक प्रश्न आपको वहाँ से मिल सकता है। पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया? ये प्रश्न आपसे बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो ये मानवेंद्र रॉय जी थे। उन्होंने जो 1935 में मांग की थी संविधान सभा की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात, लेकिन ये क्या है कि लिखित नहीं थी मांग, जो थी मौखिक मांग थी। ठीक है, और जो हमारी संविधान सभा है वो किस कमेटी के द्वारा बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में, उसके तहत हमने संविधान सभा का गठन किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर चले। संविधान सभा की व्याख्या यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी के किसी एग्जाम में आया हुआ था और काफ़ी लोगों का गलत हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि संविधान सभा की व्याख्या किस में की गई। तो याद रखना फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। और एक प्रश्न मुझे और मिला, वो मैंने आप इस साथ में ही रख दिया है। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी इसमें। अगर कोई समस्या है तो बताते जाएं साथ साथ। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात की जाती है संविधान सभा की। ये प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए खाना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये संविधान सभा से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न 3 और ये 4 लगातार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा गया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बात की जा रही है केवल पहले अध्यक्ष की, ना कि परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर बात की गई पहले अध्यक्ष की। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर HC सिन्हा जी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। माना कि हाँ ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी आपसे पूछा जाता है तभी आप लोग सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे, और पहले पूछे जाते हैं तो भी सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। और आपको पता है कि ये कैबिनेट मिशन की सहायता से इसको बनाया गया है। और कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, उन 3 लोगों का आप लोग नाम बताएंगे कौन कौन थे, ठीक है। तो 1946 को पहले इनको क्या किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम के आधार पर इन्हें बना दिया जाता है। फ्रेंच सिस्टम में क्या है, सीनियरिटी के आधार पर कभी कभी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तो उसी को हमने अपनाया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया। लेकिन हाल ही 11 दिसंबर को ही दूसरी मीटिंग में हम लोगों ने जो हमारे अध्यक्ष थे उनको चेंज कर दिया, अध्यक्ष बनाए गए। तो हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। तो ये बात हो जाती है इस प्रश्न की। दूसरी बात की है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ड्राफ्ट तैयार करने वाली देखो कमेटी में लोग थे 7, लेकिन अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इसलिए इनका नाम ज़्यादा आता है। ऐसा मत सोचना कि और लोग नहीं थे। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे, शायद 3rd वीडियो है, उसमें मैंने प्रारूप समिति के बारे में पूरा बताया है कि कब कौन सी डेट थी। डेट भी याद रखना है, इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेट है 29 अगस्त 1947 और टोटल मेंबर थे 7। इसमें से 2 मेंबर रिप्लेस होते हैं, एक तो अपनी मतलब गंभीर बीमारी के कारण होते हैं और एक की डेथ हो जाती है बीच में। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेंगे अगर आपको समय मिले, नहीं तो आवश्यकता नहीं है मेरे अनुसार। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। हाँ, थोड़ी सी बात और की जाए, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे। मूल संविधान की बात की जाए, ध्यान देना, मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो साथियों कुछ चीज़ें थी, जैसे कि अनुसूचियाँ, संविधान में जो आर्टिकल्स थे वो तो 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अभी अमेंडमेंट के थ्रू काफ़ी आर्टिकल्स को बढ़ा दिया गया है। तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। ये 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपसे करंट का पूछा जाता है तो वो डाटा आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, क्योंकि डेली बढ़ते घटते रहते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, और जो भाषा है भारतीय संविधान की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना हमने ली है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसकी जो लैंग्वेज है उसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार की बात की जा रही है साथियों, तो मौलिक अधिकार मूल यानी कि जब बनकर तैयार हुआ तो तब 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे हम लोगों को, और बाद में यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें 7 थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार यानी कि एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है, और उसकी पूरी चर्चा करते हैं। इसमें क्या था, एक संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया जाता है और उसको विधिक अधिकार बना दिया जाता है आर्टिकल 300A में जोड़कर। और वो अमेंडमेंट आपसे पूछा जाए तो याद रखना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आप लोगों को एक विशेष बात बता दूं कि साथियों जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, वो अधिकतर जो होते हैं वो अमेंडमेंट से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे जाते हैं, और आपकी DPSP से पूछे जाते हैं। ये कुछ मेजर पोर्शन है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। प्रियम्बल से जो प्रश्न बताए हैं वही शायद आएंगे। और एक चीज़ याद रखना कि जो मौलिक अधिकार थे आपके वो हमने USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक। ये प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये वाला प्रश्न मैंने जब कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था तो मैंने देखा कि 90% लोगों ने गलत आंसर दिया था, बोला कि 10 थे। 90% लोगों ने बोला कि 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। साथियों ये बताओ, जब जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो आंसर है नहीं। मौलिक कर्तव्य जोड़े ही नहीं गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद। क्यों जोड़ा गया, और ये आपको पता 1976 ये इमरजेंसी का टाइम है। इमरजेंसी के टाइम पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हम लोग जोड़ते हैं 10 मौलिक कर्तव्यों को।
लेकिन अभी तो 11 हैं। तो एक की अब बात करते हैं। एक जो आपका है 11वां, वो 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, 2002 में। और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो आपकी आर्टिकल 51A में रखी गई हैं और भाग 4A में, ठीक है, ये भी बात हो जाती है। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टीम रोहित तोमर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी आप संपर्क करके डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये हमारा जो टारगेट गुरुकुल का लर्निंग ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करने के बाद भी आप इसे ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे PDF को। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो मैं अभी आपको बता दिया कि 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार इसमें प्राप्त होता है, यानी कि माता पिता की ड्यूटी है। ये तीनों अमेंडमेंट आप याद रखेंगे। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें 3B का गलियारा के बारे में बात की गई है। और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची 11 यानी कि पंचायती राज की बात की जाती है। और 74वें संविधान संशोधन में हम बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाती है। और 104 में हम लोग बात करें तो आपका SC ST एक्ट की बात की जाती है। और 101 का शगुन किसे देते हैं, GST, तो GST की बात की जाती है 101 अमेंडमेंट एक्ट में। पंचायती राज को पहली बार किस जिले में पेश किया गया, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तो नागौर, राजस्थान। डेट थी 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय समिति यानी कि बलवंतराय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया जाता है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है ऊपर आएगा जिला पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय है, आपको जैसा पता है। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान के पास रिट जारी करने की 5 शक्तियाँ हैं और ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अबॉलिशन होने पर ही रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों पर। DPSP कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं DPSP की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको भाग 4 में मिलेंगे। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। और आयरलैंड से हमने इमरजेंसी भी ली है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 44 में क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि गोवा में लगा हुआ है और गोवा रेबीज मुक्त राज्य है, ठीक है। विदेश नीति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये वाला प्रश्न जब पूछा गया तो काफ़ी लोग उलझ गए क्योंकि विदेश नीति जैसा शब्द कहीं हमारे संविधान के अंदर लिखा नहीं है। ये लिखा है कि देशों के संबंध कैसे होने चाहिए, ठीक है, तो वहीं पर ये विदेश नीति की बात आती है तो वो आर्टिकल 51, इसमें इंटरनेशनल पीस के बारे में बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है, कभी भंग ना होने वाला सदन है। यहाँ पर चुने गए सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष होता है और जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है कम से कम। इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और वो फील्ड रहते हैं कला, साहित्य, समाज, विज्ञान, यानी ये याद रखना क्लास। अगर ये क्लास लिखा है तो ये इसमें होता है विधान परिषद के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 5 फील्डों से जो गवर्नर है वो लोगों को मनोनीत करता है, लेकिन जब राज्यसभा की बात की जाए तो 4 यानी कि LASS, यानी कि L का मतलब होगा यहाँ पे L का मतलब होगा लिटरेचर, A का मतलब होगा आर्ट, सोशल और साइंस, और इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सहकारी, ठीक है। राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराता है, तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराने का जो शपथ ग्रहण कराई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कराते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कराते हैं, सॉरी, ठीक। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देते हैं और बाकी सारे लोग उपराष्ट्रपति को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। और इस समय जो चुनाव होने वाला भी है राष्ट्रपति का। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, तो वो है नील संजीव रेड्डी। नील संजीव रेड्डी पहला चुनाव हारे थे पीवी गिरी के साथ जब लड़े थे, तो ये हार जाते हैं और दूसरे वाले चुनाव में ये राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। इसके अलावा आप राष्ट्रपति के बारे में याद रखना, एज 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। राष्ट्रपति ही है जो भारत का पहला नागरिक होता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और पीएम अपनी मंत्रिमंडल को भी चुनता है। मंत्रिमंडल को शपथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ दिलाई जाती है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर थे पहले लोकसभा अध्यक्ष, और अभी के हैं ओम बिरला जी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप लोग बताने में कोई दिक्कत ना हो। किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अभी मैंने एक प्रश्न देखा था जिसमें पूछा गया था, शायद WBPSC का है, मैं तो आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया भी हूँ। तो उसमें ये प्रश्न यही था, लोकसभा के बेस पर हमें बताना था। यूपी एग्जाम्पल में था, MP था, राजस्थान था या बिहार था, इनको जोड़ना था सीक्वेंस वाइज कि कौन ज़्यादा है फिर कौन कम, ऐसे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और गवर्नर के पास आर्टिकल 213 के अंदर होती है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में होती है और क्षमादान जैसी शक्ति गवर्नर के पास नहीं होती है। बाकी सारी पावर्स गवर्नर के पास होती हैं आर्टिकल 161 के तहत। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रोसेस है महाभियोग, और इसी के तहत हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी हटाते हैं। गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रोसीजर हमारे संविधान में नहीं बताया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, तो हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने ये वीडियो आपको इसीलिए दिया है कि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। भारतीय संविधान संशोधन पहला कब हुआ, तो 1951 में हुआ, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित एक आर्टिकल को जोड़ा गया था। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 50 में 50 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 किससे संबंधित है, तो अनुसूची 10 की बात करें तो वो है दल बदल से। यानी कि अगर आप किसी पार्टी के द्वारा चुने गए हैं, मतलब किसी पार्टी का पद लेकर इलेक्शन लड़े हैं और आप जीत गए हैं और आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य पार्टी में चले जाएं, तो वहाँ पर आपका पद चला जाएगा, उसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। कि संविधान संशोधन द्वारा वोट की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको बदला गया था। जो पहले 21 वर्ष वोट की आयु थी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, उसे 18 वर्ष की गई जब हमारे PM थे राजीव गांधी जी। क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है, तो वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार या बाल मजदूरी की बात की गई है। हो सके तो संविधान हो सके तो फंडामेंटल राइट जितने भी हैं उनको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, ये दोनों आर्टिकल को आप याद रखेंगे, ठीक है। अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करते हैं आर्टिकल 17 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, तो जॉइंट सिटिंग को बुलाने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है जॉइंट सिटिंग, और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है जॉइंट सिटिंग के अंदर। ये प्रश्न MPPCS में आया हुआ प्रश्न है जिसमें हम जॉइंट सिटिंग की बात की गई थी। अगला प्रश्न है 30वां, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी।
तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, ठीक है। और हाई कोर्ट की थी लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, याद रखना, चीफ नहीं है, ठीक है। डैश डैश को विधानसभा का शस्त्र भाषण करने की शक्ति होती है, तो राज्यपाल के पास होती है, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। अगर चाहे तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी 3 दी गई हैं आपको। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। ये प्रश्न भी MPPCS में इस वर्ष आया हुआ है। और आपको थोड़ी सी डेट बता दें कि कब कब ये लगे हैं, तो याद रखना 1962, 1965 और 1975 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोग देख लेंगे कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। तो तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर विधान परिषद है। सभी आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है, और साथ ही साथ फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।